नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन और भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर के, यानी कि ये अगले 1 घंटे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि आपको देश दुनिया तमाम खबरें पता चल जाएंगी इस बुलेटिन में। जी हाँ, तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप बने रहिएगा, क्योंकि हर वो खबर इसमें होने वाली है जो आपके लिए जानना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितनी भी बड़ी खबरें हैं दिन भर की, वो मैं और श्वेता 1 घंटे में आपको बताएंगे। तो उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहां से तो सर्दियां ऐसा लग रहा है कि रुखसत करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जाती हुई जो ठंडी है और जो बदलता मौसम है वो हर कोई जानता है कि बीमार कर देता है। और इसीलिए खासतौर पर इस मौसम में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि गर्मी लग रही है, ठंड नहीं लग रही है तो आप अपने वूलेंस उतार दें, क्योंकि यही मौसम सबसे ज्यादा बीमार करता है। और फिर क्या होता है, दवाइयां लेनी पड़ती है। लेकिन दीपिका, रायपुर में तो दवाई लेने एक शख्स जब दुकान पहुंचा तो दवाइयां कैसी मिली उसको, ये देखकर के प्रशासन भी हैरान रह गया। पूरी खबर आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अफसरों की टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की हैं। दरअसल एक छोटे दिखाई देने वाले मेडिकल स्टोर के अंदर एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। विभाग की छापेमारी में जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। इस अवैध दवा फैक्ट्री से करीब 10 करोड़ की फर्जी और मिलावटी दवाएं बरामद की गई हैं। लाखों लोगों को ये नकली दवाएं आयुर्वेद की दवा के नाम पर सप्लाई की जा रही थी। रायपुर की 4 अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की गई है। दरअसल विभाग को आयुर्वेदिक औषधि के नाम पर एलोपैथिक दवाएं बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। विभाग ने पूरे गोरख धंधे पर नकेल कसने के लिए प्लान बनाया। विभाग के अफसर ग्राहक बनकर एक मेडिकल स्टोर में गए, जिसके बाद पूरे गोरख धंधे की पोल खुल गई। आगे मेडिकल स्टोर और पीछे नकली दवाओं का पूरा साम्राज्य। नकली आयुर्वेदिक दवाओं को ऑनलाइन बेचा जा रहा था। कई लोगों को भारी भरकम कमीशन देकर दवाओं को बाजार में खपाया जा रहा था। दीपिका, ये तो वही बात हुई कि इंसान अपनी तबीयत ठीक करने के लिए दवाई खाने जाए और मौत पीछे पीछे भागने लगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जयपुर की बात करें तो वहां पर पुलिस करने की वजह से एक युवती की जान चली गई। दरअसल हुआ क्या था, मैं आपको बताती हूँ कि चालान काटने के लिए पुलिस वाला उस लड़की के पीछे भागा। उस लड़की ने घबरा करके स्कूटी की जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा कर दी, और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की वजह से एक युवती की जान चली गई। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया। काफी देर तक हंगामा होता रहा और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होती रही। आरोप है कि दोनों युवतियों ने हेलमेट पहन रखा था। इसके बावजूद पुलिसकर्मी उन्हें रोकने के लिए दौड़ लगा दी। पुलिसकर्मी को अपनी तरफ दौड़ता देख युवती डर गई और उसने तेजी से ब्रेक लगा दिए। अचानक ब्रेक लगने से पीछे बैठी युवती की बहन सड़क पर गिर गई, जिसके पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। पुलिस वाले की कारगुजारी से युवती की जान जाने के बाद लोगों में रोष है। देर रात तक लोग सड़क पर जमे रहे। युवती के शव को सड़क पर रखकर भी लोगों ने प्रदर्शन किया। तो इस युवती की मौत के बाद पूरे गांव में देर रात तक हंगामा भी होता रहा, और जो पुलिस वाले थे, आला अफसर थे, उन्हें भी लोगों के विरोध को झेलना पड़ा। वैसे लोगों के विरोध को पुलिस प्रशासन को हल्द्वानी में भी झेलना पड़ा। अवैध निर्माण को हटाने जब प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची तो कैसे लोग उनका विरोध करने लगे, आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। चेतावनी के बावजूद अवैध निर्माण नहीं रोके जाने पर प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया और निर्माणाधीन इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया। जो नजूल लैंड पर निर्माण हो रहा था उसको रोकने के लिए कार्रवाई की गई थी। उस दिन इन लोगों के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था कि 2 दिन में इस निर्माण को हटा लिया जाएगा, जो भी अवैध निर्माण है। और चूंकि इनके द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया था, इसलिए आज नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 और 12 में बन रही 2 अवैध इमारतों को हथौड़े और जेसीबी के जरिए गिरा दिया गया और प्रशासन का भारी अमला मौके पर मौजूद रहा। हालांकि इस दौरान लोगों का भारी विरोध भी देखने को मिला। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 5 नामजद
और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो हल्द्वानी में दीपिका पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और जो लोग हंगामा कर रहे थे उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन गुरुग्राम की बात करें तो वहां पर सबूत थे, गवाह थे, बावजूद इसके पुलिस जो है वो केस नहीं दर्ज कर पाई। वजह क्या रही, क्यों पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करती रही, आप देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी और कार में फंसी बाइक को 4 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। तस्वीरों में आप कार में फंसी बाइक से सड़क पर उठती चिंगारियां देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि कार सवार 4 किलोमीटर तक कार दौड़ाता रहा और रास्ते में किसी भी पुलिसकर्मी ने उसे रोका तक नहीं। गनीमत ये रही कि टक्कर लगने के बाद बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर गए थे और कार के नीचे नहीं फंसे। पूरा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 62 थाना इलाके का है। घसीटने से बाइक की खराब हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाइक के साइलेंसर और हैंडल बुरी तरह घिस चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वारदात को 24 घंटे से भी ज्यादा बीतने के बावजूद पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया है। कार का नंबर भी पुलिस को दिया गया है, इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस पूरे एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो गया है, बावजूद इसके सबूत गवाह सब कुछ है, लेकिन फिर भी मामला नहीं दर्ज कर पाई गुरुग्राम पुलिस। बिल्कुल, तो पुलिस यहाँ पर अभी तक तो कुछ एक्शन लेती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन और भी बहुत कुछ वायरल है। अमेरिका में भी एक एक्सीडेंट का वीडियो वायरल है। इसके अलावा पंजाब पुलिस कैसे ई रिक्शा के पीछे भाग रही है वो भी वायरल है। और क्या कुछ वायरल हो रहा है आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। अमेरिका के वोइंग में भारी बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी में एक हाईवे पर एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर बर्फ ही बर्फ है। बर्फ में ब्रेक नहीं लगने की वजह से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 40 गाड़ियां एक दूसरे से टकराईं। तस्वीरों में लोग सुरक्षित रहने के लिए गाड़ियों से निकलकर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जो इन दिनों काफी वायरल है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक वेटर अपने हाथ पर डोसे की 16 थालियां रखे हुए है, जिसे वे रेस्टोरेंट में आए लोगों को एक एक करके सर्व कर रहा है। इस दौरान उसने गजब का बैलेंस भी बनाए रखा। वेटर के इसी टैलेंट से महिंद्रा कायल हो गए हैं, जिसे सोशल मीडिया में काफी पसंद किया जा रहा है। दिल दहला देने वाला ये वीडियो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आया है, जिसने दूसरे बाइक सवारों को बड़ी सीख दी है। यहाँ पर एक बाइक सवार की छोटी सी चूक ने उसकी जिंदगी छीन ली। इस बाइक सवार ने गलत टर्न ले लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरी ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने इसको टक्कर मार दी, जिसमें इसकी जान चली गई। सड़क हादसे की हिला देने वाली एक और तस्वीर यूपी के जौनपुर से आई है। यहाँ पर बेकाबू स्कूल बस ने कई लोगों को कुचल दिया, जिसकी पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। जो लोग घायल हैं उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस और ई रिक्शा चालक के बीच आंख मिचौली का ये खेल सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो पंजाब के अमृतसर से आया है, जिसमें देख सकते हैं कि इस ई रिक्शा के पीछे पुलिस तेजी से भाग रही है। ई रिक्शा चलाने वाला भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पुलिस को चकमा देकर भाग रहा है, और जब इसे लगता है कि ये पुलिस के कब्जे में आ जाएगा, तब ई रिक्शा छोड़कर वहां से 9-2-11 हो जाता है। योग गुरु बाबा रामदेव कल राजस्थान के बाड़मेर पहुंचे और वहां एक धर्म सभा में शामिल हुए और दीपिका कई बड़ी बातें भी इस दरमियान उन्होंने कही। बिल्कुल, और जो बातें बाबा रामदेव ने इसी धर्म सभा में कही है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त है, क्योंकि कट्टर मौलाना और पादरियों की पोल इस धर्म सभा में बाबा रामदेव ने खोली है। पूरी खबर आप भी देखिए। हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, जो भी पाप कर रहे हैं। योग गुरु रामदेव मुस्लिम और ईसाई समाज पर दिए बयान को लेकर चर्चा में हैं। धर्म सभा को संबोधित करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम धर्म में मुसलमानों को सिखाया जाता है कि नमाज पढ़ो, फिर चाहे जो मर्जी करो। रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म बाकी धर्मों से अलग है, इसलिए सबको सनातन धर्म अपनाना चाहिए। हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं
हमारे मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़ा मेरा बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन के घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में आए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोलो बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। अपने एक दिवसीय बाड़मेर दौरे के दौरान रामदेव पनौड़ियों के तला गांव में ब्रह्मलीन संत धर्मपुरी महाराज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी भी मौजूद रहे। तो बाबा रामदेव के इस बयान को लेकर के जमकर के बवाल शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने भी एक ऐसा बयान दिया है जिस पर विपक्ष हमलावर है। उन्होंने गौमांस खाने वालों को भी घर वापसी के बारे में उन्हें कहा है, और इस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना था वो आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान से बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन किया है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने गुरुवार को घर वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उनकी पूजन पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उन सभी का डीएनए एक है। वो हिंदू हैं, और यदि वो मतांतरित हुए हैं उनको वापस ला सकते हैं। ये गुरुजी ने एक हिंदू समाज के धार्मिक नेतृत्व को, शंकराचार्यों को समझाया। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने होसबोले के बयान को आड़े हाथों लिया है, क्योंकि इन लोग से तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई उनको समझ में नहीं आता। इसी बल पर वो जीतना चाहते हैं चुनाव। तो होसबोले साहब को बोलिए ना कि पहले मोदी जी को बताए कि बेरोजगारी, अदानी, इस पर चर्चा करें, महंगाई। तो दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं बीजेपी ने इसका समर्थन किया है। बिल्कुल, और विवाद की बात करें तो इधर मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि भी विवाद वहां पर उसको लेकर के बढ़ चुका है। पूरा मामला हाईकोर्ट में जा पहुंचा है। याचिका में क्या कुछ दाखिल किया गया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं पूरी खबर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। दरअसल इस मामले से जुड़े मुकदमे मथुरा की अदालत में चल रहे हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो। इस मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसको लेकर हाई कोर्ट ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों से 28 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। अदालत ने याचिका को फिलहाल सुनवाई के लिए माना है और इसके लिए 2 मार्च की तारीख तय की है। बता दें कि इस मामले में हिंदू पक्ष ने उस जमीन पर अधिकार का दावा किया है जहां ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया है। दरअसल कोर्ट में भगवान श्री कृष्ण विराजमान और अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर मथुरा की अदालत में तमाम मुकदमे चल रहे हैं। एक ही नेचर के इन सभी मुकदमों को एक साथ क्लब कर हाईकोर्ट सुनवाई करे। इसको लेकर याचिकाकर्ताओं की दलील है कि हाईकोर्ट में सुनवाई होने से मामला का निपटारा जल्द हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो विवाद है वो काफी लंबा चलेगा। जो कानूनी लड़ाई है वो दोनों तरफ से लंबी चलेगी। बिल्कुल, और यही लग रहा है। और वैसे समाजवादी पार्टी का बाबरी प्रेम भी बार बार इस तरीके से बाहर निकल के आता है। इसके अलावा देश में और क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी के सांसदों को बजट की अहम बातें समझाएंगी। वित्त मंत्री बजट के फायदे सांसदों को बताएंगी। इस मीटिंग में बजट की अहम बातों का जिक्र होगा, जिन बातों और घोषणाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बजट से मिडिल क्लास और किसानों के लिए हुए ऐलान को घर घर तक पहुंचाया जाए। समाजवादी पार्टी का एक बार फिर बाबरी मस्जिद प्रेम सामने आया है। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आरोपी को फांसी की सजा हुई तो बर्क बेफर पड़े। हमारी बाबरी मस्जिद मंदिर बना दी गई, इससे बड़ा तो हमले से बड़ी चीज है। अब बाबरी मस्जिद का वजूद था अपनी जगह पर। बजट के प्रचार के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्रियों के 3 अलग अलग समूह बनाए हैं और ये समूह बजट के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो वहीं कल बीजेपी के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की खास बातों के बारे में पार्टी सांसदों को बताएंगी। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने उनका समर्थन किया है। 2 चौपाई ऐसी हैं जिससे हिंदू समाज का एक बड़ा तबका आहत होता है। महिलाएं आहत होती हैं, पिछड़े दलित आदिवासी आहत होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। सुनील साजन ने उन चौपाइयों को हटाने की मांग की है जिनको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आरिफ नाम के एक आतंकी को अरेस्ट किया है जो नरवाल इलाके में हुए डबल ब्लास्ट में शामिल था। ये आतंकी परफ्यूम आईईडी का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने इसके पास से परफ्यूम आईईडी भी बरामद किया है जो पहली बार मिला है। घाटी में यह हमला 21 जनवरी को हुआ था। इसमें 9 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि आतंकी आरिफ के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। मुझे तो लगता है दीपिका, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को और अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी गई इस बयान के बाद, समाजवादी पार्टी ना जानबूझकर प्रचार के लिए इसको बढ़ावा दे रही है। तभी तो उनके जो प्रवक्ता है वो भी देखिए इस बयान के समर्थन में कूद पड़े हैं। सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता ने कटाक्ष किया है लालजी पटेल ने, उसको लेकर के भी अब विवाद शुरू हो चुका है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी नेताओं का रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देना लगातार जारी है। इस बार अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के नेता लालजी पटेल ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की। मैं तो अपील करना चाहूंगा कि पूरे जो पिछड़े दलित हिंदू समाज के लोग हैं, आने वाला जो होलिका का दिन है उस दिन रामचरितमानस जैसे पुस्तकों का होलिका जलाया जाए। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी हुई तो पुलिस भी हरकत में आ गई। अंबेडकर नगर के टांडा में लालजी वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, श्री रामचरितमानस के विषय में एक अमर्यादित टिप्पणी की थी पटेल ने, तो उनकी गिरफ्तारी की गई है संगत धाराओं में। 153A है, 295 है, अन्य संगत धाराएं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवाद शुरू किया था उसे अब समाजवादी पार्टी रणनीतिक तरीके से पिछड़े वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए आगे बढ़ा रही है। तो एक समाजवादी पार्टी के नेता तो जेल में है और जिसने इस पूरे विवाद को शुरू किया है, ऐसे बयान दिए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अभी भी अपने इसी स्टेटमेंट, इसी बयान पर कायम है और कह रहे हैं कि जो लड़ाई है वो लंबी चलेगी। लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे दीपिका, क्योंकि अब उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। गिरफ्तारी की तलवार अब उन पर भी लटक रही है। क्या उनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। रामचरितमानस पर बार बार विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। मौर्य के खिलाफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केस दर्ज कराया गया है। हिंदूवादी नेता प्रवीण चौधरी की शिकायत पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 153A और धारा 295 के तहत केस दर्ज कराया गया है। इधर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन पर हमला करने वालों का कभी भला नहीं हो सकता। और ये भारत है, बोलने की स्वतंत्रता सबको है, लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारे धर्म पर किसी भी प्रकार का आक्रमण किया, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि धरातल नहीं मिलेगा और आसमान भी नहीं मिलेगा। तो देश में तमाम नेता अपना सियासी वोट बैंक साधने में लगे हुए हैं, क्योंकि देखो विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जो कुछ भी ये हो रहा है ना, सब कुछ ये सब सियासी स्टंट है। बिल्कुल। और ये विवादबाजी जो है वो हमारे सिर्फ देश में नहीं हो रही, बल्कि पूरी दुनिया में भी काफी कुछ विवाद चल रहा है। पीला सागर हो या फिर काला सागर, हर तरफ विवाद ही विवाद है। आप भी देख लीजिए 2 मिनट में दुनिया में हो क्या रहा है। हवाई अभ्यास का ये वीडियो दक्षिण कोरिया और अमेरिकी एयरफोर्स का है, जिसकी प्रैक्टिस पीले सागर के ऊपर की गई। इस एक्सरसाइज में B-1B, F-22 और F-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। दोनों देशों की इस महीने सिमुलेशन प्रैक्टिस की भी प्लानिंग है। बता दें कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने ये साझा अभ्यास उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए दिया है।
दक्षिण कोरिया कल हाई पावर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इसको लेकर उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन की टेंशन बढ़ गई है। न्यूज एजेंसी योनहाप के मुताबिक साउथ कोरिया ने ह्यूनमू 5 नाम से नई मिसाइल बनाई है, जो एक साथ कई वॉर हेड को ले जाने में सक्षम है, लेकिन इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर तक है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। इजराइल की सेना ने गाजा पर फिर से हवाई हमला किया है। गाजा में हमास पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। इजराइल के आयरन डोम ने एक रॉकेट इंटरसेप्ट किया था, जिसके बाद इजराइल की सेना एक्शन मोड में आ गई और गाजा पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। हथियारों का ये बड़ा जखीरा ईरान का है, जिसे फ्रांस और अमेरिका ने पिछले महीने जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा था। उसका वीडियो जारी किया है। दोनों देशों की नेवी ने 3000 असॉल्ट राइफल, 5,78,000 गोलियां और एंटीटेक गाइडेड मिसाइल पकड़ी है। तबाही मचाने के लिए ये हथियार ईरान से यमन जा रहा था और उसे हूती विद्रोहियों को दिया जाना था। इन हथियारों को पिछले महीने 15 जनवरी को ओमान की खाड़ी में पकड़ा गया था। एक तरफ सैकड़ों जवान पूरे दलबल के साथ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ हजारों प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथों में प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों की तस्वीरें हैं। नारेबाजी और प्रदर्शन की ये तस्वीरें पेरू से सामने आई हैं, जहां बीते 1 महीने से लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनों में अब तक 58 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पेरू में तो सरकार के खिलाफ जमकर के बवाल हो रहा है। सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है और सड़क पर संग्राम दिल्ली में भी छिड़ा हुआ है। शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी ने ईडी को क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा और बीजेपी ने इस पर कैसे सवाल एक बार फिर से खड़े किए हैं, आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। दिल्ली में शराब घोटाले का जिन फिर से बाहर निकला। एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए। ईडी की चार्जशीट में आरोप लगा कि आबकारी नीति से अवैध तरीके से कमाया गया पैसा गोवा के चुनाव में इस्तेमाल किया गया और केजरीवाल ने पूरी चार्जशीट को ही फिक्शन बता डाला। ईडी जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए थोड़ी केस करती है। ईडी तो केवल एमएलए, इन लोगों की सरकारों को एमएलए खरीदने के लिए, एमएलए तोड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईडी की चार्जशीट एक कोरा फिक्शन है। केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मनोज तिवारी ने आरोप लगा डाला कि आम आदमी पार्टी ने शराब कारोबारियों से 100 करोड़ की उगाही की। अरविंद केजरीवाल जी के कहने से उनके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर के मार्फत गोवा चुनाव के लिए दिया गया 100 करोड़ रुपए लिकर माफियाओं के द्वारा, और उसके लिए विधिवत फेस टाइम वीडियो अरेंज किया गया। भीषण तबाही की यह तस्वीर यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर की है, जहां पर रूसी सेना ने कल देर रात मिसाइल हमलों से कहर बरपा दिया। रशियन आर्मी ने यहां मल्टीपल बिल्डिंग को निशाना बनाकर हमला किया, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी हुई है। रूसी सत्ता के सेंटर क्रेमलिन ने रिहायशी इलाकों में हमले से इनकार किया है। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क पर क्रेमलिन की सफाई को खारिज कर दिया है। यूक्रेनी सेना ने रूस पर 6 मिसाइल हमले करने का आरोप लगाया है और कहा कि इस अटैक में स्लोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क और ड्रूज़कीवका में यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने आने वाले दिनों में रूस से और मिसाइल हमले का खतरा बताया है। इस महीने के आखिर में यानी 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे हो जाएंगे, जिसको लेकर यूक्रेन ने बड़ी आशंका जताई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा कि रूस युद्ध की पहली सालगिरह मनाने के लिए बड़े हमले की योजना बना रहा है। ओलेक्सी ने यह बयान फ्रांसीसी मीडिया के साथ बातचीत में दिया, जिसमें रेजनिकोव ने यह भी बोला कि रूस जुटाए गए सैनिकों के साथ हम लोगों की मौत हो गई। इसकी लपटें इतनी तेज थी कि ये 200 स्क्वायर मीटर तक फैल गई। बिल्डिंग में आग किस तरह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, या ये आग यूक्रेनी सेना के हमले के बाद लगी, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। तो यूक्रेन को पूरी तरह से रूस में मिला करके जो पुतिन है वो अखंड रूस बनाने की कोशिश करें, और इसीलिए तो 1 साल से ऐसे हालात वहां पर बने हुए युद्ध जो है वो और तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इधर अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग एक बार फिर से उठ रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जब कल प्रयागराज में आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई संगम में, उसके बाद जब उन्होंने अपनी बातें सामने रखी तो एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने और सबका समर्थन मांगने की बात कही। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में।
बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज पहुंचे, संगम में स्नान किया, साधु संतों से भेंट की और दरबार लगाया। दरबार में मौजूद हजारों सनातनी लोगों के सामने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद किया, लोगों से हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन मांगा और मीडिया से भी समर्थन की अपील की। चिंता मत करो, बिगुल बच चुका है, रुक करके रहेगा। आप साथ दोगे? थैंक यू वेरी मच, हम हैं तैयार। आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपील की कि जातिवादी के बंधन को तोड़कर सनातन की रक्षा के लिए लोग आगे आएं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने वालों को जवाब देने का वक्त आ गया है। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने अपील की तो समर्थन बीजेपी सांसद की तरफ से मिला। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बाबा का समर्थन किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं और उनके अंदर जो शाश्वत शक्तियां हैं, जो प्रभु की दी हुई शक्तियां हैं, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री इसके अलावा धर्म परिवर्तन को लेकर भी काफी आवाज बुलंद कर रहे हैं और अब उन्हें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भी साथ मिल गया है। जी हाँ, और बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बेलगावी से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां पर मुस्लिम युवक ने जैसे ही शादी के लिए मना किया तो युवती ने खुदकुशी कर ली। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। आवाज नीचे रख वरना गलत हो जाएगा, अगर मेरे भाई ने सुन ली जीते जी पोस्टमार्टम हो जाएगा। कर्नाटक के बेलगावी में कथित तौर पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। आरोप है कि 21 साल की युवती के प्रेमी आसिफ ने शादी से इनकार कर दिया था, जिससे परेशान होकर युवती ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी युवक के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो आपत्तिजनक एक्शन करता नजर आ रहा है। मृतक युवती के परिवार ने पूरे मामले में आसिफ को आरोपी बताया है। परिवार की मांग है कि पूरे मामले की तह तक जांच हो, ताकि दोषी को सजा दिलाई जा सके। तो इस युवती को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हम लगातार यही कह रहे हैं कि आप जब भी परेशान हो तो अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने माँ बाप से हर बात शेयर करें, ताकि आपका मन जो है वो इतना ज्यादा परेशान ना हो कि ऐसा कदम आपको उठाना पड़े। और आपकी समस्याओं का भी समाधान आपको अपने अपनों के बीच मिलेगा। उसी तरीके से जैसे हमारे हॉकी प्लेयर्स की समस्याओं का समाधान पंजाब सरकार ने कर दिया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स जगत में और क्या कुछ हलचल है वो आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। पंजाब के पूर्व हॉकी प्लेयर परमजीत कुमार से सीएम भगवंत मान ने मुलाकात की। सीएम मान ने परमजीत को कोच नियुक्त किया है। अब वो खिलाड़ियों को कोचिंग देंगे। सीएम ने परमजीत से कहा है कि बुरा समय निकल गया है। बता दें कि सरकारों की अनदेखी के चलते वो परमजीत अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मंडी में पल्लेदारी करते थे, लेकिन अब उन्हें कोच नियुक्त किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे और आखिरी टेस्ट मैच देखने के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज भारत आएंगे। अहमदाबाद में होने वाले इस मुकाबले में पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री साथ में इस मैच को देखेंगे। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के इस मुकाबले के गवाह बनेंगे। बता दें कि 9 फरवरी से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत के मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। अय्यर दिल्ली में 17 फरवरी को होने वाले दूसरे टेस्ट में नजर आएंगे, लेकिन उनकी जगह बीसीसीआई ने अब तक किसी प्लेयर को रिप्लेस नहीं किया है। श्रेयस अय्यर पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चोटिल हो गए थे। बुधवार को टेस्ट सीरीज के लिए उनका फिटनेस टेस्ट हुआ, जहां एक्सपर्ट्स ने बताया कि उन्हें पूरी तरह मैच फिट होने में थोड़ा समय लगेगा। 6 फरवरी को होने वाली महिला आईपीएल में प्लेयर्स की नीलामी अब 11 फरवरी से 13 फरवरी के बीच होगी। बीसीसीआई ने फाइनल डेट और वेन्यू तय नहीं किया है, लेकिन ऑक्शन मुंबई या दिल्ली में हो सकता है। विमेन्स प्रीमियर लीग की 5 टीमों की नीलामी भी हो गई है। बोर्ड ने नीलामी में सफलता हासिल करने वाली कंपनियों के नाम की घोषणा की थी। सबसे ज्यादा बोली अहमदाबाद फ्रेंचाइजी के लिए लगी है। इस फ्रेंचाइजी के एवज में अडानी ग्रुप 1289 करोड़ रुपए बोर्ड को देगा।
आईसीसी अंडर 19 महिला विश्व कप में देश की बेटियों ने इतिहास रच दिया है। ऐतिहासिक जीत के बाद स्वदेश लौटी बेटियों का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय टीम की उप कप्तान श्वेता सेहरावत के दिल्ली पहुंचते ही लोगों ने रोड शो निकाला और ढोल की थाप पर जमकर थिरके। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में फिरकी बॉलर पार्श्वी चोपड़ा के सम्मान में रोड शो निकाला गया। पूरा देश विश्व विजेता बेटियों का दिल से स्वागत कर रहा है। और अब एक क्यूट सा वीडियो दीपिका मध्य प्रदेश से जो आया है अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जिस वीडियो को देखकर नन्हे शावकों को देखकर पूरा वन विभाग खुश हो गया है। दरअसल बाघिन T1 की बेटी जो है उसकी बेटी ने 4 शावकों को जन्म दिया है, जिसका जश्न पूरा जंगल मना रहा है। आप भी देखिए उस तस्वीर को इस शॉर्ट रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से ऐसी खुशखबरी सामने आई कि वन्य जीव प्रेमियों के चेहरे खिल गए। बाघिन के साथ एक साथ 4 नन्हे शावक जंगल की पगडंडियों पर विचरते हुए कैमरे में कैद हो गए। ये चारों शावक बाघिन P151 के साथ जंगल में कदम ताल करते हुए दिखे, जिससे लोगों के चेहरों पर खुशी आ गई। जंगल में लगाए गए कैमरा ट्रैप में 4 शावकों की मां के साथ तस्वीरें कैद हुई। वहीं जंगल की सैर करने के लिए सैलानियों के कैमरे में भी चारों शावक कैद हुए। बताया जा रहा है कि चारों शावक करीब 1 महीने के हो गए हैं और अब अपने नन्हे कदमों से पन्ना टाइगर रिजर्व की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक P151 एक टाइगर्स हमारे यहाँ अभी मौके पे मौजूद है और जिसके भी आज 4 बच्चे जन्म लेने की बात सामने आई है। एक दिन पहले ही बाघिन T1 की मौत की खबर आई थी, लेकिन अब T1 की बेटी P151 के 4 शावकों ने उस गम को खुशी में बदल दिया है। फिल्म स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो कई गंभीर आरोप उन पर लगे हैं और आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, उनकी खुद की पत्नी है। और पत्नी ने तो ये तक कह दिया है कि वो उन्हें बंधक बनाकर रखते हैं, उन पर पहरा तक लगाया हुआ है। पूरी खबर क्या है, 50 सेकंड के इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने वकील के जरिए नवाजुद्दीन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आलिया सिद्दीकी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो नवाजुद्दीन के स्टाफ से बात करती नजर आ रही हैं। नहीं पर क्यों अलाउड है मेरे घर में, मुझे क्यों नहीं अलाउड है? ठीक है, अभी तक आप लोग बच्चे नहीं थे, तब तक आप लोग ने मुझे खाने तक की प्रॉब्लम होती रही, खाना भी नहीं मिला। बट अब मेरे बच्चे आ गए तो मैं उनको मिलाऊंगी, उनके ऊपर की बंदिश है। एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि नवाजुद्दीन की पत्नी और बच्चे हॉल में रह रहे हैं और उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि नहाने के लिए बाथरूम और सोने के लिए बिस्तर तक नहीं दिया जा रहा। कमरे में CCTV लगवा दिया गया है और 24 घंटे बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं। इससे पहले नवाजुद्दीन की मां ने अपनी बहू आलिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद वर्सोवा पुलिस ने आलिया के खिलाफ घर में जबरन घुसने का मामला दर्ज किया था। सिद्दीकी पर जो आरोप लग रहे हैं वो वाकई बहुत गंभीर है और ये मामला पहले भी सुर्खियों में आया था। बिल्कुल सुर्खियों में तो आजकल हालांकि बात करें तो क्रिकेट का स्टार प्लेयर और बॉलीवुड की एक्ट्रेस की तस्वीर भी सामने आ रही है। और क्या कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आप भी देखिए 2 मिनट में। बॉलीवुड में एक बार फिर से शादी की शहनाई बजने वाली है। फिल्म इंडस्ट्री के पावर कपल में से एक सिद्धार्थ और कियारा 6 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अब इस ग्रैंड वेडिंग की गेस्ट लिस्ट सामने आ गई है। इनमें अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, करण जौहर, वरुण धवन और ईशा अंबानी समेत कई सेलेब्स के नाम शामिल हैं। जहां तक शादी की बात है तो ये जैसलमेर के एक 5 सितारा सूर्यगढ़ होटल में होने की संभावना है। सामंथा प्रभु जल्द ही कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम पर बेस्ड फिल्म शकुंतलम में नजर आने वाली है। खबरें हैं कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 3 करोड़ की ज्वेलरी और करीब 30 किलो की भारी भरकम साड़ी पहनी नजर आएंगी। इस फिल्म में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। शकुंतला का रोल सामंथा निभा रही हैं, तो वहीं राजा दुष्यंत के किरदार में एक्टर देव मोहन नजर आएंगे। फिल्म 17 फरवरी 2023 को पैन इंडिया रिलीज होगी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जल्द ही इंडियन सिनेमा की क्लासिक फिल्म पाकिज़ा का रीमेक बनाने जा रही है। रीमेक में पाकिस्तानी एक्ट्रेस मीरा लीड रोल में नजर आएंगी। इस बात का खुलासा खुद मीरा ने एक इंटरव्यू में किया है। पाकिज़ा दिवंगत एक्ट्रेस मीना कुमारी के करियर की आखिरी फिल्म थी। रिलीज के सालों बाद भी पाकिज़ा को इंडियन सिनेमा की सबसे खूबसूरत म्यूजिकल ड्रामा में से एक माना जाता है।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पहली बार बड़े मियां छोटे मियां में नजर आने वाले हैं। फिल्म देखने के लिए तो फैंस को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन दोनों का एनर्जेटिक वीडियो सामने आया है जिसमें अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ ने धमाकेदार डांस किया है। इस वीडियो में अक्षय कुमार ने टाइगर को ऐसी टक्कर दी है कि फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं। सारा अली खान के क्रिकेटर शुभमन गिल संग एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसने एक बार फिर उनके अफेयर की खबरों को हवा दे दी है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर अहमदाबाद एयरपोर्ट की है। सारा अली खान और शुभमन गिल में से किसी ने भी अब तक अफेयर की इन खबरों पर रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन इस तस्वीर ने एक बार फिर उनके अफेयर को हवा दे दी है। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें सारा शुभमन गिल पर विराट का रिएक्शन था। तो फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में हमने जैसा वादा किया था, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है वो सारी खबरें हमने आपको 1 घंटे में बता दी। लेकिन हम कल फिर हाजिर होंगे 6:50 पर, तब फिर हमसे जुड़िएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय। हर राशि का होता है किस्मत कनेक्शन। मिलेगी सुख समृद्धि या रिलेशनशिप में टेंशन? कैसे मिलेगा अच्छा स्वास्थ्य? कैसे बनेंगे शुभ संयोग? देखिए भाग्य योग सिर्फ टाइम्स नाउ भारत पर। सबकी किस्मत बदलेगी।